नमस्कार और वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सचिवालय रक्षा का जो पेपर हुआ 26 सितंबर 2021 को, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, पेपर को एनालिसिस करेंगे जिससे ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है अहि, शार्दुल, हिरन और कुरंग। तो आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी शार्दुल। शार्दुल यानी शेर। अब दोस्तों, इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट व्याघ्र, केहरी, केसी और महावीर। तो शार्दुल के ये अन्य पर्यायवाची शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं, मृगेंद्र के अलावा व्याघ्र, केहरी, केसी और महावीर। अब दोस्तों, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ये है अहि, और अहि का मतलब होता है सांप यानी सर्प। और जो सांप के दोस्तों पर्यायवाची शब्द है, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है काकोदर और भुजंग। काकोदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो यह आपको ध्यान रखना है। काकोदर, भुजंग और अहि, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सांप के पर्यायवाची शब्द है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हिरन। अब दोस्तों हिरन की बात करें, दोस्तों हिरन, एक बार आपको यह भी ध्यान रखना है, जो हिरन शब्द है वो शब्द शुद्धि के रूप में भी आता है। तो हिरन एक अशुद्ध शब्द है। हिरन को हरिण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, तत्सम रूप हिरन का हरिण शब्द है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, हिरन के पर्यायवाची शब्द की बात करें, वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कुरंग यानी ऑप्शन नंबर डी, हिरन का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दोस्तों मृग तो आप सब जानते हैं, सारंग हो गया और कृष्णसार हो गया। तो हिरन के पर्यायवाची शब्द कुरंग, मृग, सारंग और कृष्णसार। तो दोस्तों यहां से आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मोहन भोजन कर रहा था। जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। अब दोस्तों, इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर हम वाक्य की बात करें, आप यहाँ पे देखिए, आसानी से आप पहचान सकते हैं। रचना की दृष्टि से 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आप सब जानते हैं सरल की पहचान करना बहुत सरल होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य यानी किसी वाक्य में जो महत्वपूर्ण पद है, यानी सबसे मुख्य पात्र, यानी जो करता है, किसी वाक्य का जो करता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय उसे कहा जाता है जो वो करता काम करता है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसका विधेय होता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो विद्यार्थी आपको दिख रहा है, ये कर्ता हो गया, और लिख रहे हैं उसका कार्य हो गया, यानी वो विधेय हो गया। तो ये सरल वाक्य है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, मोहन भोजन कर रहा था। मोहन यानी उद्देश्य हो गया, और भोजन कर रहा था यानी उसका जो कार्य हो गया, तो ये विधेय हो गया। तो ये आप पहचान सकते हैं आसानी से, यह क्या है? एक सरल वाक्य है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे सरल वाक्य की पहचान होगी, दिक्कत आती है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान करने में। मिश्र वाक्य 2 उपवाक्य होते हैं, दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित होता है, यह इसकी पहचान होती है। लेकिन दोस्तों आप इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शब्द होते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। वो शब्द आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे मिश्र वाक्य की बात करें दोस्तों, आपको याद रखना है, कहीं पर आपको दिखे ये शब्द, की हो गया, जो, सो, जैसे, वैसे, यदि, ऐसे शब्द दिखे दोस्तों, तो आप यह समझ जाना कि यह कौन सा वाक्य होगा? यह मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि, जो, सो, यदि, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जो ये शब्द होते हैं दोस्तों, ये मिश्र वाक्य की पहचान करने वाले शब्द होते हैं। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मालिक ने कहा एक वाक्य हो गया, यानी एक उपवाक्य हो गया। कल की छुट्टी रहेगी, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। कौन से शब्द से जुड़ रखा है? की शब्द से जुड़ रखा है। और अभी हमने बताया था, जो की शब्द होता है, ये किसकी पहचान होती है? ये होती है मिश्र वाक्य शब्द की पहचान। तो की, जो, सो, यदि, जैसे, यदि, जितना, उतना, ये जो शब्द है ये मिश्र वाक्य की पहचान की होती है। अब दोस्तों संयुक्त वाक्य की बात करें, तो आप समझ सकते हैं, संयुक्त वाक्य की बात करें तो वहां पे आपको कुछ शब्द होते हैं, जैसे कहीं पे आपको दिखे और हो गया, किंतु, परंतु। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, भी। जो ये शब्द है ये संयुक्त वाक्य की पहचान करने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से आप वाक्य की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से सामिश शब्द का विलोम है। सदामिश, नेमिश, आमिष और निरामिष। आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरामिष, जो मांस नहीं खाता हो। तो यानी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात है। यानी गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनका एक अभिलेख था 700-800 ईस्वी के आसपास का। सबसे पहले वहीं पर नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, और नागरी लिपि से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, यानी नागरी लिपि और देवनागरी लिपि लगभग सेम सेम ही है।
बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, यह शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो आप समझते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी सार्वनामिक। अब सार्वनामिक की बात करें दोस्तों, सार्वनामिक यानी सर्वनाम प्लस नाम, नाम यानी संज्ञा शब्द। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो वह कौन से शब्द हो गए? सार्वनामिक शब्द हो गए। आप समझते हैं यह, वह, मैं, आप, तुम, ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। और इन सर्वनाम शब्दों को यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उसकी विशेषता बतलाई जाए तो वह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक शब्द कहलाएंगे। अब दोस्तों सार्वनाम शब्द की बात करें तो ये 6 भेद होते हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं। वह होते हैं संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। यानी सार्वनामिक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। मुक्का, मिट्टी, मुट्ठी और मौत। तो आप सब समझते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी मुट्ठी। मुट्ठी मुष्टि का तद्भव रूप है। दोस्तों मुक्का तो एक देसा शब्द है, लोकल शब्द है, इसका यूज तद्भव में नहीं होगा। मिट्टी की बात करें, मिट्टी का जो तत्सम की बात करें दोस्तों वह होता है मृत्तिका। आप समझते हैं मिट्टी को क्या कहा जाता है? तत्सम रूप से मृत्तिका हो गया। मौत की बात करेंगे, आप सब समझते हैं वो क्या होता है? मृत्यु होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कारक के भेद होते हैं 7, 6, 5 और 8। आप सब जानते हैं कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? आप यहाँ पे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के लिए, के कारण, संप्रदान हो गया, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कारक के भेद कितने हो गए? 8 हो गए। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा का आरंभ किससे होता है? दोस्तों भाषा का जो आरंभ होता है वह होता है ध्वनि से, शब्दों से नहीं। सबसे पहले ध्वनि होता है और ध्वनि से मिलकर वर्ण बनेंगे और बाद में शब्दों बनेगा। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, भाषा का जो आरंभ होता है वह ध्वनि से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त नयन सेज में कौन सा अलंकार है? अब दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी रूपक अलंकार। अब कैसे हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जब उपमेय या उपमान का निषेध रहित हो, यानी जब उपमेय और उपमान को दोनों को एक ही रूप में कह लिया जाए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपना क्या है, ये हम कह रहे हैं पहले कि सपना क्या है और फिर बाद में उसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, नयन सेज पर सोया हुआ एक आंख का पानी है। तो हमने पहले कहा और उसी को हमने उसी से तुलना कर दी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे होते हैं रूपक शब्द, यानी जहां पे उपमेय और उपमान को हम एक रूप में ले लेते हैं तो वे होते हैं रूपक शब्द। अब दोस्तों रूपक शब्द के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कई बार एग्जामों में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आप जानते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा जो ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है वह क्या है दोस्तों? वह भी क्या है? एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है। यह भी रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। क्या है? बीती बिभावरी। आपको ध्यान रखना दोस्तों, कुछ याद करके भी आसानी से कर सकते हो। बीती बिभावरी जागरी, बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, जो ये शब्द है दोस्तों यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसके अलावा मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले आओ, ये जो शब्द है ये रूपक अलंकार के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट और संश्लिष्ट। दोस्तों काफी अच्छा शब्द है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है। जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? संश्लिष्ट, इसका राइट आंसर हो गया। तो संश्लिष्ट कैसा लिखा गया? सन, आधा सा, ला और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये षटकोण वाली सा आगे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यह होता है टा। तो संश्लिष्ट नहीं होता है, संश्लिष्ट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ शब्द होते हैं जैसे आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे आप सब समझते हैं, एक होता है अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा लिखा जाता है ना कि ऐसा। तो कई बार ये शब्द शुद्धि में आता है तो ये गलत शब्द है, ये सही शब्द है। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना दोस्तों। एक होता है केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण गलत होता है, केंद्रीकरण होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है केंद्रीकरण, यह शुद्ध शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है केंद्रीकरण कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है अर्थार्थ,
आप सोचेंगे ये सही शब्द है, लेकिन दोस्तों ये गलत शब्द है। अर्थात में जो ता आता है ये हलंत में आता है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। कुछ शब्द है दोस्तों शब्द शुद्धि के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है, आप सबको जानते हैं, कवियत्री हो गया, वो आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है चहार दीवारी, तो चहार दीवारी। अब दोस्तों दीवारी कैसे लिखेंगे, दीवारी नहीं होगा, दीवारी होगा, दीवारी। तो चहार दीवारी, आपको ये ध्यान रखना है, चहार दीवारी। तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, सो शब्द जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता से क्या तात्पर्य है, बोलचाल, जुड़ाव, पहचान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब ही सांस्कृतिक पहचान है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, अरण्य रोदन का मतलब क्या है, मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों ऑप्शन है जैसे व्यर्थ में रोना, रोने का दिखाव करना, अत्यधिक रोना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यर्थ में रोना, यानी ऐसा रोना जिसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रोने को अरण्य रोदन कहा जाता है। तो उसका मतलब हो गया कि उसका कोई मतलब ही नहीं है उस रोने का, तो उसे कहा जाता है अरण्य रोदन, यानी व्यर्थ में रोना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, मार्मिक, मालिक, साहित्यिक और स्वाभाविक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी मालिक। दोस्तों मालिक अपने आप में कंप्लीट शब्द है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसे इस हिसाब से कर दें, माल धन एक करके, तो दोस्तों माल शब्द किसी भी प्रकार से मालिक शब्द की ओर इंगित नहीं करता। मालिक अपने आप में कंप्लीट शब्द है। अगर बात करें दोस्तों मार्मिक की, तो मर्म धन एक हो गया। साहित्य की बात करेंगे, साहित्य धन एक हो गया। स्वाभाविक की बात करेंगे, स्वभाव धन एक हो गया। तो इनमें एक प्रत्यय है, मालिक में नहीं है, क्योंकि मालिक अपने आप में कंप्लीट शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो बहुत सरल है, यानी ईमानदारी इसका राइट आंसर हो गया। कथन को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप सब जानते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी सिंबल ये होता है, कहीं पे डबल हो गया, कहीं पे सिंगल हो गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी ये हो गया, कहीं पे आपको डबल दिखे दोस्तों, तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। यानी जहां पे किसी का कथन को हम सेम टू सेम बोलने का प्रयास करते हैं, वहां पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह की बात करें दोस्तों, विवरण चिन्ह का सिंबल ये होता है, और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, यानी जब हम किसी वाक्यांश को सूचना देने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए, जानकारी देने के लिए, यानी विवरण देने के लिए, जहां पे हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह होता है विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप समझते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट 1961 यानी 1961 में क्या था, 1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को किस सम्मान से, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ठ, ख, चा और मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी मां है। आप यहां पे देखिए दोस्तों, घोष वर्ण किन्हें बोलते हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सभी स्वर घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, आ से लेकर ओ तक, यानी सभी जो स्वर है ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जो तीसरा, चौथा और पंचमा अक्षर होते हैं, ये कौन से आते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पे देखिए, का, खा दूसरा अक्षर है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है, तो ये अघोष में आ गया। टा, ठा दूसरा है, ये भी घोष में नहीं आएगा। चा, छा यानी पहला अक्षर है, तो यानी ये भी घोष वर्ण में नहीं आएगा, तो ये अघोष वर्ण आ गया। तो घोष वर्ण में कौन सा है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, माँ, यानी पा, फा, बा, भा और माँ। तो बा, भा, माँ किस में आगे, ये घोष वर्ण में आगे, और जो पहला दूसरा है यानी पा, फा, ये जो शब्द है ये आगे अघोष में आगे। तो आप यहां से आसानी से इसे समझ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द का प्रयोग किस भाषा का है, यानी सिंधु किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो सिंधु शब्द है वह संस्कृत भाषा से शब्द में आ रखा है। आपने सुना होगा दोस्तों, सिंधु की बात करें, आपने महाभारत सुना होगा, कृष्ण लीला सुनी होगी, विष्णु पुराण सुना होगा, तो सिंधु आपने कई बार वहां भी सुना होगा। तो सिंधु एक संस्कृत शब्द है, तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है दोस्तों। सिंधु आप समझते हैं समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इस हिसाब से भी आप आसानी से कर सकते थे। जो सिंधु शब्द है वो किस शब्द का है, संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे बात करें, आपको कई बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है,
तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा फारसी भाषा के कौन से हैं? अनार, बीमार, नमक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फारसी भाषा का शब्द है। नमूना, दुकान, जमींदार, ये जो शब्द है ये फारसी भाषा के शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तुर्की एक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तुर्की की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक होगा उर्दू शब्द। पूछा जाएगा उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा दोस्तों, कहीं पे आपको हथियार जैसे शब्द दिखे, जैसे आपको दिखे कैंची दिखे, चाकू दिखे, तोप दिखे, बारूद दिखे, जो ये शब्द है दोस्तों, ये शब्द किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द है। यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, शनि, जंगल और मेला। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी सभा इसका राइट आंसर हो गया। सभा होती है दोस्तों, सभा की बैठक होती है, तो इस हिसाब से भी आप इसमें कर सकते थे। आप दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने का जो तरीका होता है, सरल तरीका होता है, वो होता है आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करने के बाद आप इन शब्द का कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सभा की बात करेंगे दोस्तों, आज बीजेपी की सभा गठित हुई, तो गठित हुई, हुआ नहीं, तो इस हिसाब से भी आप ये कर सकते थे कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आप समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। दोस्तों विस्मयबोधक, संदेह सूचक, अर्थबोधक और विधानार्थक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थबोधक। आप यहाँ पे देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। कौन से? विधानवाचक, यानी जहां पे हम नॉर्मली बोल देते हैं, जैसे राम सो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी नॉर्मली कहीं पर बोल दिया जाए कोई शब्द, वो विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं। निषेधवाचक आप समझते हैं जहां पे नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक जहां पे प्रश्न पूछा जाए, विस्मयबोधक जहां पे विस्मय हो, जहां पे थोड़ा विस्मय हो वहां पे विस्मयबोधक, आज्ञावाचक जहां पे आज्ञा दी जाए, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों कैसे है, आपको यहाँ पे काउंट कराता मैं त्रिभुज को। सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप पहले वाला जो स्क्वायर है उसे लिए, तो पहले वाले स्क्वायर में हमें 6 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, तो यानी इसके भीतर जो ट्रेंगल होंगे वो इसके डबल होंगे, यानी टोटल 12 ट्रेंगल होंगे। अब दोस्तों कैसे, यहाँ पे थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता कि किसी भी स्क्वायर के अंदर जितने ट्रेंगल आपको दिखाई देते हैं उसके हमेशा डबल होते हैं। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया यहाँ पे ट्रेंगल के भीतर, 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ पे आपको 4 ट्रेंगल दिख गए अंदर। अब इसके डबल होगा, यानी इसके अंदर जो टोटल त्रिभुज होंगे, इसमें जो टोटल ट्रेंगल बनेंगे वो इसके डबल यानी 8 बनेंगे। अब 8 कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करता आपको आसानी से समझाने के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो 4 तो ये हो गए, 5वां ये वाला हो गया, छठा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला हो गया छठा है। 7वें की बात करें दोस्तों, ये वाला 7वां हो गया, और 8वें की बात करें दोस्तों, ये वाला 8वां हो गया। तो यानी इसके डबल बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिन्हें नहीं मालूम दोस्तों। तो यानी 12 तो आपके पास यहां पे बन गए। ऐसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये इसके भीतर हमें 8 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल इसके भीतर कितने होंगे, ये होंगे 8 का डबल यानी 16 हो गए। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 28। 16 प्लस 12 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 ट्रेंगल तो दोस्तों हमें केवल यहीं पे दिख गए। अब जब भी कोई दो स्क्वायर जुड़ते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना वहां पे ट्रेंगल भी जुड़ते हैं, तो ट्रेंगल भी अदर बनते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉमन ट्रेंगल फाइंड करना है। तो कॉमन ट्रेंगल के फाइंड की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों, एक कॉमन ट्रेंगल तो आपको केवल ये दिख रहा है, और एक कॉमन ट्रेंगल यानी ये, तो प्लस 2 तो यही हो गए। अब दोस्तों एक ट्रेंगल आपको यह भी दिख रहा है, ये देखिए एक पूरा बड़ा सा, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी अगर हम इसे 1 माने, इसे 2 माने और इसे 3 माने, तो 1, 2, 3 को भी जोड़ेगा। ऐसे दोस्तों इसे माने एक ये वाले यहां से लेकर यहां तक, तो यानी 2 और 2 प्लस 2 यानी ये भी हो गए। तो 32 तो दोस्तों हमारे पास यही हो गए। तो इस हिसाब से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप डायरेक्ट इसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि 32 तो हमें यही मिल गए। जबकि ऊपर भी है, आप यहाँ पे देखिए, आप सबसे ऊपर आ जाए आप त्रिभुज पे, तो ये देखिए दोस्तों, ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो 1 और 2, तो यानी यहाँ पे जो ट्रेंगल बनेंगे ये बनेंगे 3। त्रिभुज का मालूम होगा ना दोस्तों, जैसे ये होता है, तो त्रिभुज के भीतर जो ट्रेंगल बनते हैं अगर ऐसा हो,
एक दो हो तो इसका एक ज्यादा होगा, यानी एक हो गया, दो हो गया और एक कंप्लीट ये बनेगा तीन, तो तीन तो ये हो गए, एक हमारा ये बनेगा दोस्तों ये वाला, और एक हमारा यहाँ पे ये बनेगा ये वाला। तो टोटल कितने हो गए, तीन और दो पांच, प्लस यहाँ पे हम इसे पांच करेंगे। तो इस हिसाब से तो टोटल जो ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं हमें वो 37 दिखाई दे रहे हैं, शायद एक दो और भी छूटा दोस्तों, लेकिन हमें 37 तो दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसे एलिमिनेट कर सकते थे। ये तो हो गया त्रिभुज निकालने का। तो चतुर्भुजों की संख्या पता करते हैं। तो चतुर्भुजों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनी रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये चित्र कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पे यानी एक और दो लाइन है, एक ये हो गया, दो यानी ये हो गया, और ये लाइन यहां से यहां तक है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, यानी छह चतुर्भुज तो आपको केवल इसी के भीतर दिख गए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पेन का कलर चेंज करता मैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला एक कॉमन आपको ये दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज तो आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक यानी ये दो ये हो गया, और तीसरा यानी ये हो गया छह और तीन नौ, तो नौ तो यहीं पे बन गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नौ तो हमारे पास ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक चतुर्भुज आपका यहां से कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये लेकर यहां तक एक चतुर्भुज आपका ये बन रहा है। इसके अलावा एक चतुर्भुज आपका ये भी बन रहा है, प्लस दो यानी ये भी हो गए, और इसके अलावा दोस्तों एक चतुर्भुज ये बन रहा है, और इसके अलावा एक चतुर्भुज ये बन रहा है। तो टोटल जो चतुर्भुज बन रहे हैं यहाँ पे आपके बन रहे हैं 11 चतुर्भुज। तो इस हिसाब से भी चतुर्भुजों की जो संख्या है वो इसमें मैच नहीं करती, इसलिए ऑप्शन जो राइट होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको इसको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को आराम से करके देखिए दोस्तों, दूसरी बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत सरल है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी छत्तीसी। और इन छत्तीसी को छत्तीसी कहा जाता था दोस्तों। छत्तीस जैसे हिंदी में हो गया, तो जो कर था, कर का नाम भी छत्तीसी था, क्योंकि ये 36 प्रकार के राज कर थे। तो चंद शासन में 36 प्रकार के राज कर थे, यह आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान रखना दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो समर्थन किया था वह क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो भारत छोड़ो जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, यानी जो हुआ था, ये हुआ था 7-8 अगस्त 1942 को। 7-8 अगस्त यानी रात का समय था, मध्य रात्रि का समय था। 7-8 अगस्त की बात करेंगे, 7 की रात्रि और 8 का सुबह, यानी 7-8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से। पूछा जाता है कहां से शुरुआत हुई थी, तो महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से यहाँ की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, ये जो प्रस्ताव जो तैयार किया था, आपको ध्यान रखना है, ये क्या था, अबुल कलाम आजाद ने। किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने। तो अबुल कलाम आजाद द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया गया था, यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन प्रस्ताव किसने किया दोस्तों, यहां पे आपको समझने की जरूरत है। देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो तैयार किया, इसका जो प्रारूप तैयार किया, बनाया, वह बनाया अब्दुल कलाम आजाद ने, यानी अबुल कलाम आजाद ने। यह जो तैयार था, प्रस्तुत किया, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और पूछा गया जैसे इसमें कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था, तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यहां पे यह भी ध्यान रख सकते हैं कि इसी समय महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, यानी जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें जेल बंद कर दिया गया था। और महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को जो पुणे की आगा खां जेल है, वहां पे उन्हें बंदी बनाया गया था। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों, अहमदनगर में, अब अहमदनगर जेल में उन्हें डाला गया था। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974। रेमजे के टाइम, यानी हेनरी रेमजे के टाइम पे इसकी शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था, वैसे तो 1919 में, यानी 1819 में, सॉरी, पटवारी पद का ट्रेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन राजस्व पुलिस के रूप में जो ये मान्यता मिली 1874 में मिली, और हेनरी रेमजे के काल में मिली। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
25वां क्वेश्चन, मंत्री परिषद उत्तरदायी है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। अब दोस्तों मुझे ये पर्सनली लगता है कि किसी ने शायद ये क्वेश्चन को रिट दे सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें नहीं बताई गई, स्पष्ट नहीं किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि मंत्री परिषद, अगर यहाँ पे लिखता कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, दोस्तों आपको ध्यान रखना है सामूहिक रूप से, और एक होता है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से पूछा जाए दोस्तों तो इसका आंसर आता है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बोला गया तो व्यक्तिगत रूप से जो बताया जाता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा। सामूहिक की बात करें दोस्तों, ये बताया गया है आर्टिकल 75 का 3 में, यानी अगर आप देखोगे आर्टिकल 75 का 3 कॉलम में जाओगे तो वहां पे बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और आर्टिकल 75 का ही 2 में बताया गया है कि जो मंत्री होंगे व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से इतना ही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों संसदात्मक जो व्यवस्था होती है, संसदात्मक, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? जो विधायिका और कार्यपालिका होती है उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। बिल्कुल सही, यानी विधायिका और जो कार्यपालिका है उनमें शक्तियों का पृथक्करण ही संसदात्मक जो संसदात्मक व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा के नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा हेनरी रैमजे होगा। हेनरी रैमजे को ही रामजी नाम से भी जानते थे, यानी बहुत अच्छे व्यक्ति थे उस समय के अनुसार, यानी उन ब्रिटिश कमिश्नरों के हिसाब से, तो इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध भी थे, इसलिए उन्हें कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32, 87, 263। ये तो आपको याद रखना चाहिए, 32, 87, 263, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 72% है। तो 72% जो हिस्सा है ग्रामीण है भारत का, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां से आपको यह ध्यान रखना, अगर आपको, आप अपोजिट भी कर सकते हो इसका कि कितना अगली बार पूछा जाए आप कि शहरों में निवास करते हैं तो आप इसका अपोजिट कर देना, यानी 100 में से 72 घटा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान भागीरथी नदी में किस नदी का मिलन होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी जाह्नवी। तो यह भी सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुचुकुंद गुफा स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी बद्रीनाथ। दोस्तों मुचुकुंद की बात करेंगे तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। खैर इसकी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये मैं अभी जल्द ही क्या करूंगा दोस्तों, उत्तराखंड की जो प्रमुख गुफाएं हैं उनके बारे में एक नई वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको उत्तराखंड की जितनी भी गुफाएं, इंपॉर्टेंट गुफाएं, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊं। तो इसके लिए मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे मैं मुचुकुंद गुफा यानी मुचुकुंद की कहानी भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ आएगी कि बद्रीनाथ के समीप ही इनकी गुफा क्यों स्थित है। तो मुचुकुंद गुफा कहाँ पे है? बद्रीनाथ के समीप है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन है कि श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैप्टन हडल्सन। ये आपको अजय राउत की किताब से मिलेगा दोस्तों, वहां पे है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर यानी 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैप्टन हडल्सन। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों प्रवास की बात की गई है, यानी प्रवास यानी रहने के। तो दोस्तों सबसे पहले है जैसे ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, बिल्कुल सही है, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वर्तित होता है, बिल्कुल होता है। प्रवास के विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित होता है, बिल्कुल होता है, आप सब जानते हैं। तो यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप सब जानते हैं, वह है विष्णुताल। तो विष्णुताल क्या है? गढ़वाल की झील है। बाकी आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं, द्रोण सागर हो गया, उधम सिंह नगर चले जाओ, भीमताल, सात ताल, ये नैनीताल में मिलेगी। तो ये सारी तालें जो है कुमाऊं क्षेत्र की, केवल विष्णु ताल है वो कहाँ की है? वो गढ़वाल क्षेत्र की। अब दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के यानी स्पेशली चमोली के कुछ ताल है, जैसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है, अगर आप वीडियो को आराम आराम से अगर पॉज करके सुन सकते हो तो वहां पे आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक इस प्रकार है,
कि विष्णु नरसिंह की मातृका मणिभद्रा ने सुखदेव के साथ आंचरी का रूप धारण किया। दोबारा कहता दोस्तों, विष्णु नरसिंह की मातृका मणिभद्रा ने सुखदेव के साथ आचरी का रूप धारण किया। तो इसी में आपको जैसे विष्णु हो गया, नरसिंह हो गया, मातृका हो गया, मणिभद्रा हो गया, सुखदेव हो गया, आचरी हो गया, ये जो सारे ताले चमोली में आपको पता चल जाएंगे। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसे वीडियो आराम से करके वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखाऊं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कब हुआ था। मालपा बहुत फेमस जगह है। ये हुआ था अगस्त 1998, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था 18 अगस्त 1998 में। दोस्तों बहुत फेमस है। यहाँ से पूछा जाता है कि किसकी डेथ हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे तो बहुत सबकी डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा की हुई थी, लेकिन एक बहुत फेमस नाम है, वो नाम है प्रोतिमा बेदी। प्रोतिमा बेदी। अब दोस्तों अभी तक तो क्वेश्चन ये आता है, जो प्रश्न आता है कि इसमें किसकी डेथ हुई थी, यानी किस महिला की डेथ हुई थी, किस नृत्यांगना की डेथ हुई थी, तो प्रोतिमा बेदी आता है। लेकिन दोस्तों अब आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोतिमा बेदी का संबंध किस नृत्य से है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोतिमा वेदी का जो संबंध है वो ओडिशा नृत्य से है। किससे नृत्य से? ओडिसी नृत्य से। और प्रोतिमा वेदी के नाम पर ही एक नृत्य ग्राम की स्थापना की गई है। कहां पे? बंगलुरु में। तो यहाँ पे यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड आप सब जानते हैं दोस्तों, 280 किलोमीटर इसकी लंबाई। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नंदा देवी राजात यात्रा है उसका जो क्रम है कैसे कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। कांसवा से होगा नंद केसी, थराली, कुंड। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नंदा राजात यात्रा में कौन सा कर्म नहीं आता, यानी कौन सा स्थान नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन के 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी DRDO। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। प्रसिद्ध चंद्रबंदी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? आप सब जानते हैं, चित्रकूट। चंद्रा का नाम चंद्रकूट। तो दोस्तों चित्रकूट तो बिल्कुल नहीं, शायद गलत हो गया जिस व्यक्ति का भी रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रकूट। तो चंद्रबंदी मंदिर कहां पे स्थित है? चंद्रकूट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो दोस्तों लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात में जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? अल्मोड़ा। आप सब जानते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा बात करेंगे तो सबसे पहले अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों, उसके बाद रुद्रप्रयाग हो गया। और रुद्रप्रयाग के बाद जो नाम आता है वो आता है पौड़ी गढ़वाल का। तो पौड़ी गढ़वाल का नाम उसके बाद आता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात बोला जाए तो वह कितना है दोस्तों? वह है 1:1:3:9। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो उसका कितना है वो भी ध्यान रखना है, 1:1:1:4। और पौड़ी की बात की जाए तो वह है 1:1:0:3। तो यहाँ पे यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो यहाँ पे ये हो गया। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम हरिद्वार है, फिर देहरादून है। तो देहरादून लिंगानुपात में दूसरा स्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का अयस्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडिसी। तो ओडिशा आपको ध्यान रखना दोस्तों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा पूछा जाएगा तो गुजरात है। तो ओडिशा बॉक्साइट में सबसे पहले है, गुजरात इसके बाद दूसरा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? परिवहन, श्रम, बाजार, शिक्षण संस्थान। दोस्तों उद्योगों के लिए तो परिवहन जरूरी है, क्योंकि माल की ढुलाई चाहिए। श्रम जरूरी है, बहुत ज्यादा है। बाजार तो होना ही चाहिए। और शिक्षण संस्थान का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक पुरुष की परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला को किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है पुत्र। आप इसे आराम से कर सकते हो, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल लेखक के जो पुस्तक के राइटर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी RS टोलिया। 44 है, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, जनरल शहनवाज खान साहब, महेंद्र सिंह बागड़ी, पितृसेना रतुड़ी और ज्ञान सिंह बिष्ट। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञान सिंह बिष्ट। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां से आप इतना ध्यान रखोगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न कहां हुई थी? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कहां पे हो गया? जलंधर हो गया। तो दोस्तों
106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कहां पे हुई? वह हुई, आपको ध्यान रखना है, वह श्रीनगर पे। अच्छा दोस्तों, 45वां क्वेश्चन शायद मिस हो गया। हाँ, 45वां क्वेश्चन है कि किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो आप सब जानते हैं विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण यानी जीर्णोद्धार कराया था वो किसने कराया था? सुदर्शन शाह ने कराया था। सुदर्शन शाह की भी पत्नी का नाम था खनेती देवी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था दोस्तों, खनेती देवी। और यहां से आपको यह ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो आपको ध्यान रखना है कत्यूरी शैली में बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से आपको यह ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106वीं कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो जालंधर में हुई थी, यहां से आपको यह ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो स्थापना हुई जालंधर में हुई, लेकिन 2018 यानी सॉरी 2021 की जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पे संपन्न हुई या संपन्न होगी, तो वह भी आपको ध्यान रखना। मैं यहां पे लिखाता हूं दोस्तों। 106 तो आपने यहां पे देख लिया। अगर बात करें 107वीं तो दोस्तों 106वीं जो हुई थी वो हुई थी 2019 में, 2019 में। तो 107वीं होगी 2020 में। और इसका जो आयोजन किया गया था यानी 107वीं की बात करेंगे तो वो हुआ था बेंगलुरु में। कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में। और बात करेंगे दोस्तों 108वीं, ये हुआ 2021 में। और कहां है? पुणे में। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 2, 6, 8, 18, 40 और इसके बाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों कैसे हुआ, आप यहां पे देखिए, सबसे पहले यानी यहां पे डबल हुआ, यहां पे देखिए 6 का 18 में यानी 3 गुना हुआ। अब यहां पे जो आएगा इसका कितना गुना आएगा? यानी 4 गुना आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर यहां पे बात करें यानी 4 गुना यानी ये आ गया। यहां पे जो आंसर आया यानी 5 गुना आया। तो यानी यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना गुना आएगा? 4 गुना आएगा। तो 18 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72। तो इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 72 आ गया। यानी 18 36, 18 54, 18 चौको 72। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी देवी पंत जी, देवी दत्त पंत जी उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले एक वैज्ञानिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 से यानी 49 है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 12 मार्च 2008 को। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायती में 50% का जो आरक्षण दिया गया था वो दिया गया था 12 मार्च 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएसपी यानी आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी यानी ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो वन आरक्षी का पेपर हुआ था 2021 में वहां पे भी पूछा गया था। तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न है वर्ड, एडोब फोटोशॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर। तो दोस्तों इन सब में से जो सबसे भिन्न लग रहा है वो लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? आप देखिए दोस्तों ये साहब एप्लीकेशन टाइप की है, केवल ये सिस्टम टाइप का यानी सॉफ्टवेयर टाइप का अलग से। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो नवीनतम सिंधु स्थल की बात करें दोस्तों वह कौन सा है? वह है धोलावीरा। तो आपको ध्यान रखना है जो नवीनतम सिंधु स्थल है वह कौन सा है? वह है धोलावीरा। तो ऑप्शन नंबर हो गया यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यानी यहाँ पे तो आपको ये ध्यान हो गया, लेकिन पूछा जाएगा कि धोलावीरा की खोज कब हुई थी? तो धोलावीरा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1967 में। तो 1967 में धोलावीरा की खोज हुई थी। किसने की थी इसकी खोज? यह भी आपको ध्यान रखना है, जगपति जोशी जी द्वारा किया था। और धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। दोस्तों भारत की संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान 1976 हुआ। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? आपके पास ऑप्शन है जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दोस्तों गणराज्य तो पहले से था, यहाँ हटा सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता बिल्कुल नहीं, ये फ्रांस की क्रांति से हमने ले रखे हैं, लेकिन ये पहले ही जोड़े लिए गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मकता बिल्कुल गलत। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, 54 है, चीनी यात्री फायान ने गोविशान यानी काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है, आपको ध्यान रखना है, 626 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 626 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ?
दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो गया गोवा, यानी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों यानी ये विधानसभा के रूप में जो बेसिक रूप में हुआ था यानी गोवा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो हुआ था केरल में। आपको ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था वो कहां पे हुआ था, केरल में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना, वर्ष 1982 में। 1982 में सबसे पहले यानी एक जगह था पेरूर, केरल के पेरूर में सबसे पहले हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा जो ईवीएम है यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है इसका निर्माण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है यह इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इनके द्वारा इस जो मशीन है इसका निर्माण किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों कि आपको ये कर्म बताना है इसका जो राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी बी सी है। आप इसे आसानी से कर सकते हो दोस्तों। वैसे सबसे सरल क्वेश्चनों में से आसान है दोस्तों। कैसे, एक तो तरीका है दोस्तों कि आप इनको सीधे क्रम पे लिख दो, क्योंकि जो उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं उनके पास काफी समय बच जाता है इस प्रकार के सवाल करने के लिए। तो आप इसे आसानी से लिख दो और फिर उसके बाद देखो कि कौन सा कर्म बन रहा है, तो इस हिसाब से भी आप इसे कर सकते थे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह है बी बी सी ए, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य में लोकसभा सर्वाधिक सीटें प्राप्त है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश क्यों होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा एसटी समुदाय है, यानी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो जन देश है, सॉरी राज्य है, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तब महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र की बात करेंगे तब फिर ओडिशा आता है। यानी सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है यानी अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद ओडिशा में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर ओडिशा, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। अच्छा दोस्तों, होम रूल लीग की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट का नाम आता है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों, होम रूल लीग की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक आप सब जानते हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट आप सब भी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहां पे होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट की बात की जाए तो उन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन दोस्तों यह भी बनते हैं, मैंने देखा है कि कई एग्जामों में कि पुणे की जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई, आप सब जानते हैं 24 फरवरी 1960, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 24 फरवरी 1960 को चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, इन तीनों जनपदों की स्थापना की गई थी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली का पहला शासक था जिसने भूमि पर पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। दोस्तों आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल दे रखे मैंने दोस्तों, आप इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाता है कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखो 3 सिद्धांतों पे काम किया था। एक क्या था, निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद, धर्म और राजनीति का पृथक्करण। इसके शासनकाल में शराब और भांग जैसे मादक जो पदार्थ का उनका सेवन, जुआ खेलना बंद करा दिया था। अलाउद्दीन ही एक ऐसा पहला शासक था, सुल्तान था, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर राजस्व वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन के अधीन बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी थी दोस्तों। और मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि उसी ने ही सबसे पहले नगद वेतन देना ही शुरुआत की थी। तो घोड़े दागने की प्रथा भी इसी ने शुरुआत की थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। वीडियो पॉज करके आप आराम से इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 61 है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। तो आप सब जानते हैं उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध है यानी हाथी पर्वत है, एलिफेंट पीक है, वो चमोली जनपद में स्थित है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन था। तो यानी इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली, इसका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था। आपके पास ऑप्शन है साजन प्रकाश, बजरंग पुनिया, रहमान वेद और रिमो शाह। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी रिमो शाह दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले
अगर बात करें इंग्लिश चैनल की, इंग्लिश चैनल से दोस्तों सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल कहां पर है। तो आपको ध्यान रखना है जो इंग्लिश चैनल है वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी फ्रांस के बीच में, उत्तरी फ्रांस के बीच में। तो ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। इसकी कुल लंबाई कितनी है पूछा जाएगा, तो 34 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहला व्यक्ति था जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था वह था मिहिर सेन। यह भी एग्जाम में आ चुका है आयोग के। इसके अलावा प्रथम महिला की बात करें तो वह थी आरती शाह, एशिया की पहली महिला थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। मिहिर सेन की बात करें, यह भी आपने देख लिया दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रखा है कि एक दिव्यांग तैराक महिला यानी तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया, तो इसका तो राइट आंसर आ गया रामोसा। और रामोसा की बात करें दोस्तों, ये बंगाल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने यह भी ध्यान रखना है, 3 व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे साथ साथ मतलब एक साथ चले थे, वे 3 थे। आपको ध्यान रखना है, एक है सत्येंद्र सिन्हा, क्या थे? सत्येंद्र सिन्हा, सॉरी सत्येंद्र सिन्हा। एक थे दोस्तों आपको ध्यान रखना है चेतन गिरिधर। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो रामोसा। तो ये दो 3 व्यक्ति थे दोस्तों, ये भी दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते थे और इन्होंने इसी समय क्या किया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। तो दोस्तों इसका तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये इसका स्क्वायर कर रखा है, इसका स्क्वायर कर रखा है, दोनों को जोड़ दिया, यानी 5 पंजे 25 प्लस 3 यानी 25 ही हो गया, और 3 या 9 यानी ये हो गया, तो कितना हो गया? 34 हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 4 चौको 16, 5 पंजे 25 यानी 16 प्लस 25, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते थे। तो आप इसका राइट आंसर निकाल सकते थे 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगाड़ी क्या था? तो दोस्तों पुंगाड़ी क्या था? एक भूमिकर था। अब जो गढ़वाल क्षेत्र से हैं वे आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि गढ़वाल में जो खेत होते हैं, जमीन होती है, उसे लोकल भाषा में यानी गढ़वाली भाषा में पुंगुड़ कहा जाता है। तो पुंगुड़ से पुंगाड़ी कर बना दोस्तों। तो इस हिसाब से जो भूमिकर है वो पुंगाड़ी कर हो गया। यहां से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों धौलीनाग मंदिर सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी बागेश्वर में स्थित है। शायद कोई पिथौरागढ़ गया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों, पिथौरागढ़ में धौलीनाग मंदिर नहीं है। जो धौलीनाग प्रसिद्ध मंदिर है वह बागेश्वर में स्थित है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे बात करें पिथौरागढ़ में कौन सा मंदिर है, तो पिथौरागढ़ में जो फेमस नाग मंदिर है वह नाग मंदिर है बेरी नाग मंदिर। तो बेरी नाग मंदिर आगे एग्जाम में बनेगा, तो वो पिथौरागढ़ में हो गया। लेकिन जो धौली नाग मंदिर है वह बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड में चैती गाथाएं क्या है दोस्तों? सदैई, फ्यूली, मायके के प्रति प्रेम। तो जो चैती गाथा है तो डायरेक्ट यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी होंगे। तो फ्यूली भी होगी, सदैई भी होगी, मायके के प्रति जो प्रेम गीत होते हैं ये सारी चैती गाथाएं ही हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अब दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, भाग 1 की बात करेंगे। आप सब जानते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य व उसके क्षेत्र आ गया। भाग 2 की बात करें दोस्तों, आप सब जानते हैं नागरिकता से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। भाग 3 की बात करें दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पे है? भाग 3 में है। और जो भाग 4 है वहां पे क्या है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में है। 68वां क्वेश्चन है, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किससे है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है, नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के होंगे? तो दोस्तों सरल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको टोटल निकालना है, टोटल कितना है। तो कुल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यानी टोटल निकालने का फॉर्मूला है, तो आपको निकालना पड़ता है लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट से कितने देख रहे हैं प्लस राइट से कितने देख रहे हैं -1 से। अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट यानी अगर बात करें ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर से कितने हैं? 18 है। राइट यानी नीचे से बात करेंगे तो वो कितना है? 13 है, और एक माइनस है, तो यानी टोटल ऐसा निकलता है। तो टोटल निकालने के लिए आप इसे जोड़िए दोस्तों, कितना होगा? यानी 12 हो गया। और 12 से अगर आप इसे जोड़ेंगे 8 और 2 10, 2 यानी 3, यानी टोटल तो कितना आ गया? 30 आ गए। तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 30 है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि एक कक्षा में 6 लड़कियां, 6 तो लड़कियां आ गई दोस्तों। जब 6 लड़की आ गई तो लड़के कितने बचे? तो वो बचे ऑप्शन नंबर बी यानी 26। तो 69 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो श्री पंचमी सबसे फेमस है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी सबसे प्रसिद्ध पंचमी है दोस्तों, तो इसे ही श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम ने की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दुर्गापुर, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, राहुल केला की बात करें दोस्तों, बोकारो भिलाई की बात करें तो जर्मनी यूएसएसआर की है, यानी रशिया की है, यूएसएसआर की है।
राउरकेला की बात करें दोस्तों तो जर्मनी है, और दुर्गापुर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है। अब दोस्तों दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और पश्चिम बंगाल में आप सब जानते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों का जो शासन हुआ सबसे पहले बंगाल में ही हुआ था। तो इस हिसाब से यानी बंगालों पे सबसे ज्यादा जो अधिकार था उस समय अंग्रेजों का था। तो इस हिसाब से अंग्रेजों ने बाद में दुर्गापुर को ही विकसित किया। तो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, किसके सहयोग से स्थापना की गई थी इस इस्पात संयंत्र का? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सहायता से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सेल। तो 72 का राइट आंसर ए हो गया यानी सेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका आंसर राइट है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं, सोल्व करते हैं कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी मान के चलो ये आज का दिन है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले यानी बीता हुआ कल ये हो गया, उससे 3 दिन पहले 1 2 3 यानी 3 दिन पहले, और उसके भी पहले यानी 3 दिन के पहले बीता हुआ कल के 3 दिन पहले क्या था? बुधवार था। तो यानी बुधवार यानी यहाँ पे ये हो गया बुधवार। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है यानी ये तो हो गया आज का हो गया, ये बीता हुआ कल। तो आगामी कल के 2 दिन बाद यानी ये एक और ये, तो यानी यहां पे कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बुधवार, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुधवार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 1580। अकबर ने अपने साम्राज्य को 1580 में 12 सूबों में बांटा गया था। पिछली बार में पेपर में आया था कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था, उस टाइम आंसर था 12 सूबे। अब इस बार आयोग ने ये पूछा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा, तो 1580 इसका राइट आंसर हो गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कत्यूरी शासक। कत्यूरी शासक यानी कार्तिकेयपुर शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण का शुरू कब किया गया था? सब जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78 है, 5 दोस्त पी क्यू आर एस टी और टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं जहां एस टी एवं क्यू के बीच में है और क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है। तो पी टी की एकदम बाईं ओर है, तो बीच में कौन सा बैठा है? तो दोस्तों वैसे तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी एस आएगा। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं कैसे? सबसे पहले बोल रखा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो यानी दाया इधर हो गया और बाया इस साइड हो गया। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम 2 लाइन लेते हैं, एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति हमारी ये हो गई। अब दोस्तों सबसे पहले एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, तो सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रखा है कि जो एस है वो टी और क्यू के बीच में है, यानी जो एस है वो क्यू और टी के बीच में है। या फिर ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम कि जो एस है वो टी और क्यू के बीच में है, तो यानी दोनों कंडीशन सेम है। जो हमारा सही आंसर आएगा हम उसी पे चलेंगे। तो पहला तो यहाँ पे ये हो गया, फिर बोल रखा है कि क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है। अब जो क्यू है वो आर के तुरंत बाईं ओर है। अब दोस्तों क्यू अगर हम आर यहाँ पे लगाते हैं, क्यू है आर के तुरंत बाईं ओर, अगर आर हम यहाँ पे लगाते हैं तो इस हिसाब से बाईं ओर तो नहीं आ रहा, ये तो दाईं ओर आ रहा। तो इस हिसाब से क्यू बाईं ओर कब आएगा? जब हम आर को यहाँ पे बैठाएंगे। यानी अब देखिए दोस्तों, क्यू आर के तुरंत बाईं ओर है, यानी आर के बाईं ओर यहाँ पे ये हो गया, तुरंत ये हो गया। तो बचा कौन सा? पी बचा, तो पी अपने आप ही इधर आ जाएगा, यानी पी टी एस क्यू आर, यानी ये इसकी सीरीज बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा पी टी एस क्यू आर। तो इस हिसाब से जो बीच में बैठा है वो कौन सा है? एस बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों, काले बालों और भारतीयों के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं ये कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80वां, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और परमार। अब दोस्तों आप इस फोटो के देखिए, इस हिसाब से जो त्रिपक्षीय युद्ध था वो किन के बीच में था आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया पाल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार हो गया, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हो गया राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट के पास भी है,
प्रतिहार के साथ भी है और पाल के साथ भी है। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? परमार शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है। और इसमें अगली बार क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि पूर्व में कौन था, पश्चिम में कौन था, दक्षिण में कौन था। तो दक्षिण में आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट थे, उत्तर की बात करेंगे तो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे, और पूरब की बात करेंगे तो पाल थे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है। चलेंगे 81वां क्वेश्चन, गरुड़ शिला स्थित है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी बद्रीनाथ पे स्थित है गरुड़ शिला। क्वेश्चन नंबर 82 है, कृषि क्रियाएं संबंधित है। दोस्तों कृषि क्रिया केवल संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी जो खेती बाड़ी होती है वह केवल प्राथमिक क्षेत्र से है। तो आपको यह ध्यान रखना है। बहुत सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। आपके पास ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघों से, स्तरीय मेघों से, मध्य कपासी मेघों से और कपासी वर्षी मेघों से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कपासी वर्षी मेघों से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कपासी वर्षा मेघों से। अब दोस्तों अगर हम बात करें बादल की बात करें, तो बादल को हमने हाइट के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है। हाइट की बात करें दोस्तों, हाइट के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। और ये बादल की बात करें दोस्तों, ये 5000 से लेकर 10,000 मीटर तक की हाइट पे मिलते हैं। उसके बाद आता है मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय की बात करें दोस्तों, तो ये आते हैं 2000 से लेकर 5000 मीटर तक। और आगे बात करें दोस्तों, ये होता है निम्न स्तरीय, यानी नीचे वाले। तो ये होता है 2000 मीटर से नीचे तक के। तो 2000 मीटर से नीचे वाले निम्न। तो हाइट के आधार पर बादलों को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा दोस्तों, बादलों से एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन बनता है, वो बनता है नेफोमीटर। क्या है? नेफोमीटर। तो पूछा जाता है दोस्तों कि नेफोमीटर का क्या काम है। तो नेफोमीटर बादल की दिशा और गति मापने का काम करता है। तो अगली बार क्वेश्चन बनेगा, बादल की दिशा और गति किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है नेफोमीटर से। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, कपासी बादल या कपासी वर्षीय बादल के कारण ही क्या होते हैं? तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ स्थित हुआ? तो दोस्तों मालदेव देवल गलत है, यह मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्र कुंवर बरतवाल जी की बात करें दोस्तों, अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था। मालकोटी रुद्रप्रयाग में इनका जन्म हुआ था पहले, यानी चमोली में था। इनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हो गया गीत, आपको ध्यान रखना है, जैसे मेघ नंदिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेघ नंदिनी। तो मेघ नंदिनी सबसे फेमस रचना है। एक है जीतू है, मेघ नंदिनी हो गया, जीतू हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक है गीत माधवी, गीत माधवी। ये चंद्रकुमार बरतवाल जी की रचना है, काव्य संग्रह है, आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफल पाको को तो आप सब जानते ही है। इसके अलावा मेघनंदिनी, जीतू, गीत माधवी, यह भी आपको ध्यान रखना है। पर्योसनी, पयोसनी, विराट ज्योति, तो ये भी चंद्रकुमार बरतवाल जी की रचना है, जिनका जन्म मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला में हुआ था। अगर वैसा पूछा जाए तो उस समय के हिसाब से चमोली जिले में हुआ था। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र में महिला जिसने माउंट एवरेस्ट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शीतल राज। तो शीतल राज द्वारा, जो कहां से संबंधित है? पिथौरागढ़ की जनपद से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब दोस्तों एक नाम और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंडिया की सबसे कम उम्र की जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मालवर्थ पूर्णा। क्या नाम था? मालवर्थ पूर्णा। तो पूछा जाएगा, पूछा भी गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो मालवर्थ पूर्णा आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है दोस्तों? सॉरी, मालवर्थ है, ठीक है, मालवर्थ। तो मालवर्थ पूर्णा ने सबसे कम उम्र में महिला है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज एवरेस्ट में फतेह किया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट का सही प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप व्हाइट लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा WHITE, आपने ये लिखा, तो आप जब इसे दर्पण में देखोगे तो ऊपर अपोजिट कैसे आएगा? यानी आई इस तरह से बनेगा, टी तो सेम ही बनेगा दोस्तों, ऊपर नीचे से कैसे ही बनेगा, आई भी सेम ही बनेगा। अब एच की बात करेंगे तो एच भी सेम ही बनेगा, लेकिन डब्ल्यू की बात करेंगे दोस्तों तो डब्ल्यू इस हिसाब से बनेगा, यानी ETIWH। कहां पे है दोस्तों ऐसा? ETIWH, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ETIWH, यानी ये इसका राइट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ? तो आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वह है 1929, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी के घूमने की दिशा है। अब दोस्तों जो ये है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम केवल 2 ग्रह घूमते हैं, एक घूमता है शुक्र ग्रह और एक घूमता है अरुण ग्रह। तो अरुण और शुक्र ग्रह ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 89 है,
निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? तो कत्यूरी राजधानी की बात करें दोस्तों, आप सब जानते हैं, यानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा जेल की बात करें दोस्तों 1816 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, किरातों को स्कंद पुराण में कोल नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कोल। तो किरातों को कोल भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 92 क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का पुरातत्व। तो बिल्कुल यशवंत सिंह कटोजी, मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोजी की पुस्तक है। राजी जनजाति की बात करें तो ऑप्शन नंबर है यानी बागनाथ इसके प्रमुख देवता हैं, यह भी ध्यान रखना है राजी जनजाति की है। कुड़ित मुद्राओं के किस लिपि में अंकन हुआ है? तो कुड़ित मुद्राओं की बात करें दोस्तों ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, यानी ए और बी। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं, हरवंश कपूर बिल्कुल नहीं। जो राइट आंसर है दोस्तों वह है यशपाल सिंह आर्य। प्रकाश पंत पहले अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रकाश पंत कौन थे? पहले विधानसभा अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन वो थे निर्वाचित विधानसभा नहीं थी। निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे थे यशपाल सिंह आर्य, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया? तो शिव प्रसाद डबराल बिल्कुल सही आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आप सब जानते हैं हरित क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को कहां पर आक्रमण किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पुणे है। अब दोस्तों शिवाजी की बात करें तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में इनका जन्म हुआ था, 80 में इनकी डेथ हुई थी, 1680 में इनकी डेथ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों शिवाजी से क्वेश्चन बनता है कि जन्म कहां पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है जो शिवनेर का किला है, शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। माता का नाम आप सब जानते होंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से एक नाम और भी है, वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि आपको ध्यान रखना है जून 1665 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, जून 1665 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आई गई है और आगे भी आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्यक वाला क्षेत्र नहीं है? आटाकामा मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखा प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। अब दोस्तों कैसे, ये देखिए आटाकामा मरुस्थल की बात करें रेगिस्तानी मरुस्थल है, तो यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम होगी। भूमध्य रेखा की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगभग आप सब जानते हैं भूमध्य रेखा जहां भी प्रदेश है वहां पे लगातार बारिश होती रहती है। तो भूमध्य रेखा प्रदेश की बात करेंगे तो यानी ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, तो जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, सबसे ज्यादा बारिश होगी, वहां पे जनसंख्या अधिक निवास नहीं करेगी। ध्रुवीय प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं करेगी। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में अगर बात करें तो इंडोनेशिया हो गया जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है आपको, मलेशिया हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, ये जो नीचे वाले एरिया है देश हैं ये आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। एशियन कंट्री हो गया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। तो इस हिसाब से दक्षिण पूर्वी एशिया है वो अल्पसंख्या यानी अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि का शाख नहीं है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, सहकारी शाख और सहकारी शाख समितियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी साहूकार। वर्तमान में कृषि शाख का जो संस्थागत है साहूकार का कोई मतलब नहीं है। कृषि शाख से संबंधित जो ऋण उपलब्ध कराते हैं वाणिज्यिक बैंक करवाते हैं, सहकारी शाख समितियां कराती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कराते हैं, एनडीआरबी आपने नाम सुना होगा, जो बैंक होते हैं वो शाख से संबंधित जो संस्थागत यानी उन्हें पैसा मुहैया कराते हैं, स्रोत उपलब्ध कराते हैं, लेकिन साहूकार का इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है दोस्तों तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, हम कोशिश करेंगे कि इसका क्लियर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।